स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है और ना ही किसी प्रकार की कोई फी पे करनी होती है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी ही शानदार, धमाकेदार और मजेदार, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सेकेंड पार्ट है ना, साम्यावस्था आपका जो अध्याय है उसका जो सेकेंड वाला पार्ट है उसकी हम बात करेंगे। भाई पहला वाला पार्ट तो अपना खत्म हो गया, जिसको आप लोग बोलते हो क्या, रासायनिक साम्यावस्था। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी जो आयनिक साम्यावस्था है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। तो बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा, बहुत मजेदार वाली ये कहानी है। और हम यहां पर बात करेंगे किसके बारे में, भाई आयनिक साम्यावस्था के बारे में। राइट, बोलिए यस सर। उसका हम सेकेंड वाला पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब ये कि जब भी हम साम्यावस्था की बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, साम्यावस्था की जब भी हम बात करते हैं, राइट, जैसा कि मैंने आपको डे 1 पे बताया था, ओके, तो उसमें बेसिकली हम मुख्य रूप से दो चीजें देखते हैं। पहले तो हम कहते हैं भैया हम रासायनिक साम्यावस्था की बात करेंगे, चलो बहुत बढ़िया, रासायनिक साम्यावस्था की बात करेंगे, एक तो हम ये कहते हैं। दूसरा हम ये कहते हैं कि हम आयनिक साम्यावस्था की बात करेंगे। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, रसायन दोनों में है, पर ऊपर वाले केस में आपके पास आयन नहीं होंगे, नीचे वाले केस में आपके पास कौन सी चीज होगी, तो आपने कहा सर आयंस होंगे। कैसे होंगे, क्या होंगे, सारी कहानी जो है सीधे आपके दिमाग के अंदर फिट की जाएगी और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो भैया, तो पहला रासायनिक था, दूसरा वाला कौन सा हो गया, आयनिक। एक उदाहरण के साथ इस कहानी की शुरुआत करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा मेरे पास हाइड्रोजन है और मेरे पास जो है नाइट्रोजन भी है, और दोनों को आपस में मिलाकर हम निर्माण करते हैं भैया किसका, तो अमोनिया का। अब अमोनिया क्या है, तो भाई 2NH3 यहां पर बन जाएगा। बात समझ में आई। अब ऐसा ही एक उदाहरण मैंने और लिया और मैंने कहा कि भैया जो HCl है ना, राइट, उसका जलीय विलयन है। हमारे पास में HCl है और इसका जलीय विलयन दिया हुआ है, और ये जो है वो साम्य है किसके साथ में, तो भाई H+ एक्वस के साथ में और Cl- एक्वस के साथ में। और एक्वस क्या होगा, तो भाई जलीय होगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, भाई ऊपर आप केमिकल रिएक्शन दोनों जगह पर हो रही है, पर ऊपर वाले केस की यदि हम बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ आपके पास केमिकल रिएक्शंस हो रही है और किसी प्रकार के आयन का कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा। वहीं के वहीं यदि आप देखते हैं नीचे वाले केस में, तो यहां पर बेटा आयंस का भी फॉर्मेशन हो रहा है। और बस यहीं से आज की जो क्लास है और आपका जो बचा हुआ चैप्टर है, बात समझ में आ रही है, उसकी कहानी जो है वो शुरू होती है। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि ये ना पार्ट 1 है, ये जो क्या है भाई, ये पार्ट 1 है। ऑन द सेम वे ये जो है भैया ये क्या है, तो आपने कहा सर ये पार्ट 2 है। तो चलिए भाई, पार्ट 1 जो था वो हमारा रासायनिक साम्यता था, जिसको इंग्लिश में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ऑन द सेम वे यदि आप बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की, तो इसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम या फिर आयनिक साम्यावस्था बोलते हैं। यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई। और आयनिक साम्यावस्था एक ऐसा टॉपिक है जहां से बनते हैं न्यूमेरिकल्स। जहां से क्या बनते हैं, तो भैया न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और ये टॉपिक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए, स्कूल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक है, क्योंकि यहां से पूछ लेते हैं भयंकर सारे क्वेश्चंस। मतलब ये कि यदि हमें इस पूरे पोर्शन को बढ़िया तरीके से निपटाना है, तो ये 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहला है आपके पास आयंस, दूसरा है आपके पास विद्युत अपघट्य, और तीसरा है आपका कि विलयन जो है उसमें आयनन किस प्रकार से होता है। दैट्स ऑल। विलयन जो है उसमें आयनन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी एक इंफॉर्मेशन हमें पता होनी ही चाहिए। आपने कहा वाह जी सर, बहुत बढ़िया वाली बात, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अब भैया आपने इसको अपनी कॉपी में नोट कर लिया। अब हमेशा की तरह पहले ये तो देख लें कि जो इतना बड़ा चैप्टर है जिसने भौकाल मचा के रखा हुआ है कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान में, राइट, इसका कितना पोर्शन हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, हम ये देखते हैं सबसे पहले कि कहानी में अब तक हमने क्या पढ़ा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम ये देख लेते हैं कि भैया जो कहानी है इस पर्टिकुलर चैप्टर की, इसमें पिछले एपिसोड्स को यदि हम मिला लें तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत मजा आने वाला है भैया, बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा। सॉरी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हम बात करते हैं साम्यावस्था की, जब हम बात करते हैं भैया साम्यावस्था की, तो अभी तक
या फिर आप ये कह लीजिए कहानी अब तक में हमने कौन सी चीजें देखी हैं, कहानी अब तक। तो आप याद करो जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी तो हमने एक बहुत बढ़िया वाला एग्जाम्पल लिया था जल का, राइट। हमने एक बहुत तगड़ा वाला मस्त वाला उदाहरण लिया था, एग्जाम्पल लिया था किसका, कि जल का। हमने कहा भैया एक डिब्बे के अंदर पानी भरा हुआ है, हमने कहा नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे किसी डिब्बे के अंदर जो है भाई पानी भरा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अब कुछ समय बाद क्या होगा कि जल का कुछ भाग जो है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, डिब्बा आपका बंद होना चाहिए, राइट। तो एक समय बाद जल का कुछ भाग जो है भाई वो कैसा हो जाएगा, तो आपने कहा सर ये ना वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, तो भैया ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। चलो भाई बहुत मस्त वाली बात। तो यहां पर हमारे पास जल है, राइट, और ये आपका H2O है लिक्विड स्टेट में। यहां पर आपके पास क्या है, तो आपने कहा सर वाष्प है। बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, क्योंकि साम्य अवस्था का समझ में आना बहुत जरूरी है। और मुझे पता है कि कुछ ऐसे धुरंधर बच्चे होंगे जिनका इस चैप्टर की पहली वाली क्लास होगी। पूछो क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आयनिक इक्विलिब्रियम ही सर्च करते हैं और कई बार वो केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ पाते हैं, राइट। तो फिर आयनिक इक्विलिब्रियम वाली कहानी उनकी थोड़ी सी पीछे छूट जाती है। चलिए इसी बात को हम कवर करते हैं। मस्त वाली बात कि H2O जो है वो आपकी कौन सी अवस्था में आ गया, तो आपने कहा सर गैसीय अवस्था में आ गया। अब यहां तक तो जादू शुरू ही नहीं हुआ था, जादू अब शुरू होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखो, और बहुत तगड़ा जादू शुरू होगा, राइट। अब मैंने कहा भैया कि एक समय बाद पता है क्या हुआ, एक समय बाद जितना जल आपका वाष्प में परिवर्तित हो रहा था, एग्जैक्टली उतना ही वाष्प जो है वो किस में परिवर्तित हो गया, तो भैया जल में परिवर्तित हो गया। मतलब हमने कहा कि यहां पर एक ऐसा खेल चल रहा है जहां पर आपका जो H2O है जितना वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, जितना 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 वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, राइट, उतना ही वाष्प आपका जो है वो जल में परिवर्तित हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भाई। मैं कह रहा हूं कि जितना जल जो है वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है उतना ही वाष्प का जो भाग है, बात समझ में, अलग अलग भाग है। ऐसा नहीं कि देखो जल के कुछ अणु वाष्प में परिवर्तित होंगे और वाष्प के कुछ अणु जो है वो भाई जल में परिवर्तित होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो यदि ऐसा होता है कहीं पर, बस उसी कंडीशन को, उसी रिएक्शन को, उसी प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, साम्यावस्था बोलते हैं। तो साम्यावस्था के दौरान पे अभिकारक और उत्पाद एक दूसरे में परिवर्तित तो होते रहते हैं पर दोनों की सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। बात समझ में आ गई। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, साम्यावस्था बोलते हैं। और इस तरीके से यदि एरो आपको दोनों तरफ दिख रहा है, मतलब इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है, बात समझ में आ रही है, तो इस सिचुएशन को आप क्या बोलेंगे भैया, साम्यावस्था को रिप्रेजेंटेशन हमने इस तरीके से कर दिया। क्लियर हो गई कहानी। चलो बहुत बढ़िया। तो इस चैप्टर में हमने कौन सी चीजें देख ली, एक बार जरा उस पर नजर फेर ली जाए, राइट। तो हमने देखा साम्यावस्था, और साम्यावस्था जो थी उसके आपने दो प्रकार भी देखे। कौन से तो भैया आपने कहा एक बार भौतिक, फिर एक बार आपने कहा रासायनिक। अभी जो रासायनिक आपने प्रकार देख रखे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको फिर हमने दो भाग में विभाजित कर दिया, आयनिक और नॉन आयनिक। बात समझ में आई। तो फिर इसको दो भाग में हमने डिवाइड कर दिया। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। आयनिक, जैसे कि अभी हमने एक रिएक्शन लिखी थी, और एक और कौन सा कर दिया, तो आपने कहा सर आयनिक, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। और क्या जाना हम लोगों ने, हमने जाने कि भाई जिस तरीके से साम्यावस्था की हम बात करेंगे तो किसी समीकरण के लिए हमें एक स्थिरांक भी देना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई साम्यावस्था स्थिरांक। तो हमने कहा भाई साम्यावस्था स्थिरांक, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपने कहा सर इसको हम Kc से रिप्रेजेंट करेंगे। के बोले तो स्थिरांक और सी बोले तो सांद्रता पर साम्यावस्था स्थिरांक। यहां तक की कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो गई। और आगे बढ़ते हैं भाई, और क्या क्या देखा था। तो आपको यदि याद होगा तो हम लोगों ने, याद तो आपको बिल्कुल होगा क्योंकि अपने बहुत डिस्कशन किया था, राइट। तो यदि आपको याद होगा बेटा तो ध्यान से देखिएगा, हमने एक और टॉपिक के बारे में बात की थी, एंड दैट टॉपिक वाज केपी और केसी को हम लोगों ने आपस में रिलेट किया था।
केपी और केसी जो है इन दोनों को हमने आपस में क्या किया था भाई, रिलेट किया था, और हमने जाना कि यहां पर जो ऊपर डेल एन लगा हुआ है ये बताता है आपकी जो भी मोलों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि उत्पाद के कुल मोल माइनस अभिकारक के कुल मोल को यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ ऐसा निकल कर आएगा, बात हो गई खत्म। तो यहां तक की कहानी एकदम चकाचक थी भैया। उसके बाद फिर हमने एक और मस्त वाला तड़कता भड़कता टॉपिक देखा। इसको थोड़ा नीचे बनाता हूं मैं, अरे बन जा रे भैया, ठीक है। फिर हमने एक और तड़कता भड़कता मस्त वाला टॉपिक देखा। हमने कहा कि भाई क्यूसी क्या होता है, क्यूसी वर्सेस हमने केसी देखा। फिर हमने एक और शानदार टॉपिक देखा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और हमने कहा कि जो केसी है ना, केसी वर्सेस डेल जी नॉट देखा। और इसको हमने बेसिकली दूसरी बार देखा, क्योंकि यदि आपको याद हो तो इसके जस्ट पहले वाला जो चैप्टर है, इसके जस्ट पहले वाला जो चैप्टर है जिसको हम लोग ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, वहां पर हमने ये जाना था कि भाई जो डेल आर जी होता है, यानी गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, राइट, वो सीधे सीधे साम्यता स्थिरांक के साथ में क्या होता है, क्लियर, कनेक्टेड होता है। और लास्ट में फिर हमने एक मस्त वाला टॉपिक देखा, है ना, और उस टॉपिक का नाम क्या था कि साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले, लिख देते हैं यहां पर साम्यावस्था, जो कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, ये हुई ना बात। तो भाई हमने देख लिया साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी। और यहां पर हम एक नियम लेकर आए जिसको हम बोलते हैं ली शातेलिए सिद्धांत। क्या यहां तक की कहानी समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, यहां तक का मामला एकदम सेट है। तो स्टूडेंट्स बेटा ये सारे टॉपिक्स हम करने के बाद आज इस क्लास में पहुंचे हैं और हम बात करेंगे कि भाई जो विलयन में आयनिक साम्यावस्था होती है उसको अपन पता कैसे लगाते हैं। बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। और यदि आपको याद हो तो यार एक टॉपिक मिस कर दिया, उसको भी लिख दूं क्या यहां पर? चलो एक और टॉपिक है, उसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं। कहां से लाइन मारेंगे अपन? लाइन कहां से मारेंगे? तो ये यहां से मारते हैं। एक और चीज हम लोगों ने देख रखी थी, एंड दैट इज व्हाट, समांक एवं विषमांक, समांक एवं विषमांक साम्यावस्था। बस खत्म बात। तो ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के अभी तक के कंप्लीटेड हैं। यदि बच्चों आप लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज प्लेलिस्ट पर जाइए, सारे टॉपिक्स को देखिएगा, क्योंकि इतना हॉट टॉपिक और चैप्टर है ना ये। किसी भी टॉपिक से जितना एनसीईआरटी में दिया गया है, बात समझ में आ रही है, किसी भी टॉपिक से जितना एनसीईआरटी में दिया गया है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपकी सीयूईटी, जेईई, नीट जैसी जो परीक्षाएं हैं वहां पर। ठीक, चलो भाई ये, और मैं क्या कह रहा हूं, ये लो, ये यहां पर भी हमने जो है ये बना दिए बादल। क्या यहां तक की कहानी? आपने कहा सर एकदम चकाचक, क्लियर, एकदम झक्कास। ठीक है जी, नोट करेंगे बेटा। बस अब आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि सर यदि हम आयनिक साम्यावस्था देखेंगे तो वहां पर आपका जो विद्युत अपघट्य होगा और आपका जो आयन होगा उसके बीच में क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। साम्यावस्था जो है वो क्या हो जाएगी, एस्टैब्लिश हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सारी जो कहानी है उसको बहुत बढ़िया से समझते हैं और ऐसा समझते हैं कि हमेशा के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा हो जाए भाई, क्लियर हो जाए। पहले तो आप यहां तक नोट कर ही लो, बिल्कुल ठीक। चलो तो ये वाली बात है भैया। अब इस वाले टॉपिक को हम जो है स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या समझना पड़ेगा कि भाई आयन क्या होता है। मुझे पता है कक्षा 11वीं की जब हम बात करते हैं तो आयन जैसी चीजों को हम कई बार पढ़ चुके हैं, पर बहुत ध्यान से देखिएगा, जब तक हम आयन को नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सी चीज, बात समझ में आ रही, आयन बनाती है और किस प्रकार के आयन बनाती है। क्लियर है कहानी? तो जल्दी से एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि भैया आयन क्या होते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, आयन हम बात करेंगे किसके बारे में, आयन 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 आयन, रुको, आयन हम बात करेंगे किसके बारे में? तो आपने कहा सर हम ना आयन के बारे में बात करेंगे।
चलो भैया, बहुत मजेदार कहानी। हम जो है आयन के बारे में बात करेंगे। अब देखो, पूरी डेफिनेशन या ये सब बताने की जरूरत नहीं है, पर जरूरी जो आयन है वो आप लोगों को बता दिए जाते हैं, और कहां से बनेंगे, कैसे आयन प्राप्त होते हैं, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर होगी कि किसी अणु से या परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, बात समझ में आई? तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, किसी परमाणु अणु में इलेक्ट्रॉन का, ई नेगेटिव का, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान यदि होता है, आदान प्रदान होने पर, किसी परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉन का यदि आदान प्रदान होता है, तो भैया ऐसा होने पर आयन का निर्माण होता है। बहुत मस्त वाली बात, क्योंकि मैंने आप लोगों से भैया वादा किया था कि हर टॉपिक को इतना बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा, राइट, कि आपको कहीं पर भी कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। हर टॉपिक को अपन इतने बेसिक लेवल पर जाकर पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, कि यदि कोई घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो भी मत घबराइए, पूरा आपसे बनेगा। चलो भाई, तो हमने कहा किसी परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होने से आयन का क्या होता है भैया? निर्माण होता है। चलो, ये भी मस्त वाली बात है, निर्माण होता है। ये बात क्या होता है? तो आपने कहा सर आयन 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 का क्या होता है? तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है भैया, निर्माण होता है। बहुत मस्त वाली बात। चलो, इसको मैंने यहां पर नोट कर लिया। अब इससे अपने को यह समझ में आता है कि भाई दो प्रकार के आयन अपने पास होंगे। इलेक्ट्रॉन यदि धारण किया है तो नेगेटिव आयन होगा, इलेक्ट्रॉन दान किया है तो पॉजिटिव आयन होगा। तो एक काम करते हैं भाई, दोनों प्रकार के जो आयन होते हैं ना, उसको बना ही लेते हैं अपन लोग। ठीक है, चलो आ जाओ। और इसके पहले भी मैंने कई बार बनाए हैं, ये दोनों ही प्रकार के आपके जो आयन है वो। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा इधर सेट कर देते हैं। बहुत मस्त वाली बात बाबू, बहुत मस्त वाली बात। बात समझ में आई? बोलो यस सर। क्या दोनों बराबर हैं? एकदम अपन फोकस ले लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलो, बहुत मस्त वाली बात, आ जाओ। और ये लो, ठीक है। और मैंने कहा कि एक तरफ मैं लिख देता हूं धनायन, और एक तरफ मैं लिख देता हूं भाई ऋणायन। ठीक है, जो अपने को पता होने चाहिए, ऋणायन। यार बीच में हो जाता तो कुछ ज्यादा ही मजा आ जाता, माहौल बन जाता। ऋणायन। क्या ये कहानी आपको क्लियर हुई? आपने कहा सर बिल्कुल क्लियर हो गई। और एक काम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो ऋणायन और धनायन है, इनका हम क्या कर लेते हैं भाई, एक उदाहरण ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है? धनायन की बात करेंगे तो भैया होगा अपने पास H+, Na+, Ca2+, और क्या होगा तो भैया Mg2+। बोलो यस सर। और क्या होगा तो भाई Cu2+, और क्या होगा तो भाई Cu+, और क्या होगा तो Zn2+। लिखते जाएं साथ साथ में। एल्यूमिनियम होगा, और क्या होगा तो भैया सिल्वर होगा। बोलो यस सर। और क्या होगा तो पोटेशियम होगा, और कैल्शियम आ गया? हाँ जी बिल्कुल आ गया। और कुछ बचा हुआ है क्या? लिथियम का आयन ले लो आप। बात समझ में आ गई? चलिए भाई, तो ये सारे आयन होंगे जो अपने को याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, ऑन द सेम वे यदि हम ऋणायनों की बात करेंगे तो भैया सीधी सी बात है, यहां पर OH- एक होगा, एक प्लस वाला और लिख देता हूं NH4+। ये सारे आयन अब इसके बाद वाली क्लास में भयंकर काम आने वाले हैं। OH नेगेटिव यहां पर मेरे पास है, और बहुत ध्यान से देखिएगा तो भाई O2 नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, F नेगेटिव है, N-3 है, और कुछ और इंपॉर्टेंट कार्बोनेट आयन है हमारे पास, सल्फेट आयन है हमारे पास, नाइट्रेट आयन है हमारे पास, फॉस्फेट आयन है हमारे पास। और कुछ बच रहा है तो देख लेते हैं। यस, साइनाइड आयन इज देयर, ठीक है, और ब्रोमीन आयन इज देयर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं वो इंपॉर्टेंट आयंस जो कि अपने को पता होने चाहिए। और ये कैसे बनते हैं इसी के बारे में तो अपने को पढ़ना है आज, कि ये बनते कैसे हैं भाई। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सब लोगों को मैं थोड़ी स्माइल करवा देता हूं ताकि मजा आ जाए। ठीक है, चलो।
क्या ये सही है? हाँ ये बिल्कुल सही है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत चकाचक। चलो भाई इस तरीके से बात अपनी कैसी हो गई, एकदम क्लियर। और जैसी ये चीज डालेंगे एकदम आपके चेहरे पे एक मस्त वाली स्माइल आएगी, सर अब ये चैप्टर का ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यहां कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सवाल पैदा होता है कि किसी भी चीज के जब हमें आयन बनाने होते हैं, बात समझ में आ रही है, तो हम क्या करते हैं? तो हम करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम जो है विद्युत अपघटन करते हैं। तो कैसे मिलेगा? तो भाई सीधी सी बात है कि विद्युत अपघटन के द्वारा मिलेगा। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो है भैया विद्युत अपघटन। और इसके द्वारा हमें जो विद्युत अपघट्य होता है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं भैया, हर वो चीज, बहुत ध्यान से देखिएगा बाबू, हर वो चीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी देने पर, ठीक है जी, हर वो चीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी देने पर अपने आयनों में परिवर्तित हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो आज के बाद आयन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट कर लो यहां तक। सॉरी, ठीक। तो विद्युत अपघटन के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं? तो भैया हम आयन प्राप्त कर सकते हैं, और ये कोई नई चीज नहीं है। इसको हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा, इसको हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा, इसको भी हम अगले अध्याय में फिर पढ़ेंगे, जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है जी, नोट करेंगे। चलिए, बस यही वाली तो बात थी। तो आयन क्या होते हैं, इस बात को अपन ने जैसे ही समझा, बहुत ध्यान से देखना बेटा। अब अगला सवाल यह है कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे यौगिक, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, ऐसे यौगिक जो कि विद्युत देने पर, ठीक है, इसकी तगड़ी वाली डेफिनेशन लिखवाता हूं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, तगड़ी वाली डेफिनेशन, क्या कह रहा हूं मैं? तगड़ी वाली डेफिनेशन। ठीक, चलो तो भैया ये लो, नहीं रुको, चलो तगड़ी वाली डेफिनेशन मेरे साथ साथ नोट करो इलेक्ट्रोलाइट की। यदि आपको पता है बहुत बढ़िया, रिवीजन हो जाएगा, नहीं पता है नॉट टू वरी, अपन पूरा खेल खेल लेंगे अभी। ठीक है, चलिए, पता है तो भी ठीक, नहीं पता है तो और भी ठीक। अरे बन जाए यार, नहीं मजा नहीं आया, रुको। ठीक है जी, तो बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे सारे धुरंधर स्टूडेंट्स कि भाई विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं बेसिकली। तो ऐसे यौगिक जो कि जलीय विलयन में, ठीक है, ऐसे यौगिक 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 जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन 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 में, यौगिक जो जलीय विलयन में, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, यौगिक जो जलीय विलयन में विद्युत देने पर आयनों में टूट जाते हैं। यौगिक जो कि जलीय विलयन में विद्युत देने पर आयनों में टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। पहले आप इतना तो नोट करो यार, उसके बाद की कहानी और इंटरेस्टिंग है। तो मैंने कहा भाई ऐसे दुनिया के सारे यौगिक, जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ आयनिक यौगिक ही हो, इसमें सहसंयोजक यौगिक भी हो सकते हैं, राइट। तो यौगिक जो जलीय विलयन में विद्युत देने पर आयनों में टूट जाते हैं, अपने आप तो नहीं टूटने वाले, जलीय विलयन में ही रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि भाई आयनों में टूटने के लिए अपन को क्या चाहिए भाई? एक माध्यम भी तो चाहिए। तो मैंने कहा भाई वो सारे यौगिक जो जलीय विलयन में विद्युत देने पर आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विद्युत अपघट्य या फिर इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। उन्हें विद्युत अपघट्य कहा जाता है। और ये प्रोसेस जो है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, इसे ही हम कहते हैं विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, चलो अब सवाल पैदा होता है कि सर कुछ गर्मा गर्म उदाहरण हो जाते तो और मजा आ जाता। बिल्कुल भैया, गर्मा गर्म उदाहरण होंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो कुछ ऐसे होते हैं ना बेटा जी जो जल्दी टूट जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे होते हैं जो रुको जरा माहौल बनाते हैं थोड़ा सा,
कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी टूट जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी टूट जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो देरी से टूटते हैं। तो भी बना लेते हैं, रुको। यार ये पत्ती का ये वाला जो भाग है ना, इसमें बड़ी दिक्कत जाती है। चलो बेटा, ये हो गई कहानी खत्म, बात समझ में आई। तो बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में विद्युत देने पर बड़ी आसानी से या मुश्किल से आयनों में टूट जाते हैं, वी मस्ट कॉल दैट राइट इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर विद्युत अपघट्य। क्या ये कहानी समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, ये कहानी तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। कुछ ऐसे होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं, तो आसानी से टूटने वाले जो होंगे उसको हम क्या कहेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा, तो इन्हें हम बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। इन्हें हम क्या बोलेंगे? तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है भाई, प्रबल राइट, प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। तो ये कैसे होंगे? जो बड़े जल्दी टूट जाते हैं, ये कैसे होंगे? तो आपने कहा सर ये प्रबल आपके क्या होंगे? विद्युत अपघट्य होंगे। ऑन द सेम वे यदि हम बात करते हैं उनकी जो आसानी से नहीं टूटते हैं, जो आसानी से नहीं टूट पाते हैं, नहीं टूटते। अब भाई इनका भी तो कुछ नाम होगा, तो आपने कहा हाँ जी सर, इनका भी नाम है, और वो क्या है? तो भैया दुर्बल अपघट्य। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो भाई इंग्लिश में क्या रहेगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। जल्दी नहीं टूटते हैं भैया, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। जल्दी टूटते हैं क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यदि एग्जांपल्स हो जाएंगे तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जैसे वीक है तो इसका एग्जांपल क्या होगा? तो HCOOH और CH3COOH, ये टूटता ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी दे दे के अपन परेशान हो गए, पर आपका जो एसिडिक एसिड है वो अब कभी भी पूर्णतः आयन में परिवर्तित नहीं होगा। फिर आते हैं भैया प्रबल पे। तो प्रबल देखो कौन होते हैं? तो देखो NaCl हो गया, और कौन हो गया? तो भाई HNO3 हो गया, और कौन हो गया? तो भाई KCl हो गया, और कौन हो गया? तो CaCl2 हो गया। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। तो इसलिए इन सारी चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम आयनिक साम्यावस्था की बात करेंगे, जब कभी भी हम आयनिक साम्यावस्था की बात करेंगे, तो यदि हमें आयंस के बारे में नहीं पता होगा, यदि हमें इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि विद्युत अपघट्य के बारे में नहीं पता होगा, तो कहानी जो है वो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं हो पाएगी। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कहानी को इंटरेस्टिंग ना बनाए। भाई अपना दो ही तो काम है, भयंकर मस्ती, भयंकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और सारे कॉन्सेप्ट्स खोपड़ी के अंदर। क्या ये बात समझ में आई? इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे। एक मस्त वाली चीज बता रहा हूं, मजा आएगा। चलो चलिए भैया, तो मजेदार बात क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि अब जो है हम ये देख लेते हैं कि जो जलीय विलयन होता है उसमें आयनिक पदार्थों का या ऐसे पदार्थों का जो कि बेसिकली आयन में परिवर्तित हो सकते हैं, किस प्रकार से आयनन होता है। और ये कहानी बड़ी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा भाई मैं काम करता हूं, Na+ और Cl- का आयन बनाता हूं, किसमें? जलीय विलयन में। चलिए भैया, तो अब हमारे पास है भैया NaCl, ठीक है, और हमने इसको डाला है किस पे भाई? जल में। तो भाई सीधी सी बात है, विलयन बनेगा। और यदि ऐसा विलयन बन रहा है जिसमें NaCl जो है वो भाई आयनीकृत हो रहा है, तो इस सिचुएशन में हम इसे क्या लिखेंगे? तो हम कहेंगे कि ये आपका Na+ होगा, और जलीय विलयन में इसलिए एक्वस लिखेंगे। ऐसे ही Cl- होगा जलीय विलयन में, इसलिए आप इसे एक्वस लिखेंगे। क्या ये कहानी समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से जब हम इसका Kc निकालेंगे तो Kc क्या हो जाएगा? यदि हम यहां पर Kc निकालते हैं तो Kc कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? तो आपने कहा सर देखिए ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है ये क्या हो जाएगा भाई? उत्पाद हो जाएगा। और ये वाला जो भाग है ये क्या हो जाएगा? तो आपने कहा सर ये हो जाएगा अभिकारक। ये क्या हो जाएगा? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, तो भैया ये हो जाएगा अपना अभिकारक।
क्या यहां तक की कहानी? आपने कहा सर एकदम क्लियर। तो एक तरफ अपने पास अभिकारक है, एक तरफ हमारे पास उत्पाद है। अच्छा, NaCl जो है वो आपकी ठोस अवस्था में है, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। अब यदि यहां पर मैं लिखना चाहता हूं कि भैया क्या होगा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि Na+ हो जाएगा और यहां पर Cl नेगेटिव हो जाएगा, और नीचे की तरफ क्या आएगा? तो आपने कहा सर H2 आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? तो बस कुछ नहीं करना है भाई, ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें हमें ये देखना है कि किस तरीके से आयन बनते हैं। एक और उदाहरण हम लेते हैं। हमने कहा कि भैया जो HCl है, देखो HCl अपने आप आयनीकृत होने वाला है नहीं। HCl जो है वो अपने आप आयनीकृत होने वाला है नहीं, उसको आपको एक्वस सॉल्यूशन में यानी जलीय विलयन में ही रखना पड़ेगा, और ये आपका जल हो गया, ये आपके लिक्विड स्टेट में हो गया। अब यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर ये बना रहा है H+ एक्वस, और भैया ये बना रहा है Cl- एक्वस। क्लियर हो गई कहानी? आपने कहा हाँ जी सर। तो भाई आप इसको लिखोगे कैसे? तो बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, तो ये हो जाएगा आपका Kc = वॉट, यहां पर आपका H+ होगा जिसको आप लिखेंगे जलीय विलयन वाला, ऑन द सेम वे यहां पर Cl नेगेटिव होगा, इसको भी आप लिखेंगे जलीय विलयन वाला, डिवाइड बाय आप यहां पर HCl लिखेंगे जो कि कैसा होगा? तो भाई HCl की यदि आप बात करोगे तो ये भी आपका एक्वस होगा। जल हम यहां पर भी नहीं लेंगे, और हाँ जल हम यहां पर भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये किस चीज के उदाहरण है? तो आप कहेंगे सर ये बात हो रही है यहां पर विषमांगी मिश्रण की, और विषमांगी मिश्रण यदि होता है राइट, तो ये आपका लिक्विड स्टेट में था, हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्वस और एक्वस को ही क्या करेंगे? तो भैया काउंट करेंगे। क्लियर हो गई कहानी? बढ़िया वाली बात। तो अब यदि आप आयनिक साम्यावस्था के बारे में बात करोगे तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि जो भी आपका यौगिक है वो बेसिकली जलीय विलयन में क्या हो जाएगा? आयनों में परिवर्तित हो जाएगा, राइट। आपका जो भी यौगिक है, क्लियर, वो या तो आपका प्रबल विद्युत अपघट्य हो सकता है या फिर दुर्बल हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। अब जैसे ये NaCl है, ये इतना भयंकर है कि आप इसको जलीय विलयन में यदि इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो ये 100% Na+ और Cl- में परिवर्तित हो जाएगा। ऑन द सेम वे यदि आप इस प्रकार के किसी यौगिक की बात करते हो, जैसे नीचे एसिटिक एसिड दिया हुआ है, आप इसको कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी दे दो, तापमान और दाब को एक समान रखकर आप इसको कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी दे दीजिए, भैया ये 5% से ज्यादा जो है, 5% से ज्यादा कभी भी क्या नहीं होने वाला? तो भाई आयनीकृत नहीं होने वाला। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर एकदम ये कहानी क्लियर है। और इस तरीके से हम ये भी बता सकते हैं कि आयनिक यौगिक जो होते हैं हम उनका क्या कर सकते हैं? तो भाई आयनिक यौगिकों का भी हम विद्युत अपघटन कर सकते हैं और उनके लिए भी हम आयनिक साम्यावस्था बना सकते हैं। पर ध्यान से दोनों इक्वेशंस को आप देखिए, यहां पर एक मिस्टेक है, जल्दी बताओ क्या मिस्टेक है? दोनों इक्वेशंस में मैंने एक मिस्टेक की है और बहुत ध्यान से देखिएगा, भयंकर वाली मिस्टेक की है मैंने, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही पहचाना कुछ बच्चों ने, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। ये यहां पर जो एरो आप बना रहे हो भैया ये दोनों ही तरफ होना चाहिए, तब जाकर ही तो आपको क्या मिलेगा? साम्यावस्था। मतलब जब तक ये चैप्टर चलता रहेगा आप इस वाले एरो की जो है आदत बना लीजिए। ये एरो किसको बताता है? साम्यावस्था को बताता है, साम्यावस्था को बताता है, साम्यावस्था को बताता है। क्या ये कहानी क्लियर हो गई? आपने कहा हाँ जी सर एकदम मस्त वाली ये कहानी है, राइट। और एरो जो है वो किसको बताएगा? तो आपने कहा भाई साम्यावस्था को बताएगा, बस खेल खत्म, राइट। चलिए तो हमने क्या क्या सीख लिया बच्चों, वो एक बार हम देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने सबसे पहले तो ये जाना भैया कि ये जो चैप्टर है इसमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था, और अब इस चैप्टर का जो सेकंड वाला पार्ट है ना वो बेसिकली हम स्टार्ट करें, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई? आयनिक साम्यावस्था। और इसमें हमने जाना क्या? तो भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि आयन जो है वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने कहा सर धनायन होते हैं, ऋणायन होते हैं, कक्षा 10वीं में पढ़ा था, यहां पर इंफॉर्मेशन आपके सामने पहुंच गई। कुछ इसी तरीके से हमने ये जाना कि यदि हमारे पास कोई आयनिक विलयन है और उसमें हम आयनिक अवस्था में साम्यावस्था देखेंगे, राइट, तो उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई बाबू कि अगली वाली जो क्लास है वो भयंकर मजेदार होने वाली है, क्योंकि अगली क्लास में हम ये जानने वाले हैं कि भाई अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। अब आप सोच रहे होगे सर ये तो हमने 10th क्लास में भी देखा था, बिल्कुल सही बात, आपने 10th क्लास में देखा था, बट थोड़ा सा आधा अधूरा देखा था। आपने अम्ल और क्षारकों को जो है एकदम मेन जो मुद्दे की बात होती है वैसे देखा था, पर जब क्लास 11th में हम सॉल्ट
एसिड्स और बेसिस यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण की बात करते हैं तो हम टू द पॉइंट सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर लेते हैं भाई, समझ लेते हैं। क्लियर होगी कहानी? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। चलो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी बढ़िया तरीके से अपनी आप कॉपी में नोट करेंगे और इस तरीके से आज की क्लास में हमने ये सीख लिया कि आयनिक इक्विलिब्रियम यदि होगा तो वो किसी यौगिक का जलीय विलयन में होगा और आयनों के बीच में होगा। और इस तरीके से आज की जो क्लास है उसमें हमने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको क्या कर दिया, तो भैया खत्म ही कर दिया कि आयन क्या है, विद्युत अपघट्य क्या होता है और विलयन में आयनन किस तरीके से होता है। अगली क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि उसमें हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अम्ल, क्षारक और किसके बारे में, तो भैया सॉल्ट यानी कि आपके जो है लवण के बारे में। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर। तीनों पॉइंट्स को नोट कर लो। सारी चीजें हम देख चुके हैं, बहुत मजा अपने को आ चुका है और हम मिलेंगे अगली वाली क्लास में। करना क्या पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, आपको जाना पड़ेगा या तो हमारे प्ले स्टोर पे एमबी के मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे या फिर आपको जाना पड़ेगा गूगल पे और सर्च करना होगा मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप सर्च करोगे आपके पास असीमित ज्ञान का एक भंडार जो है वो होगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम है तो भैया ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे 7वीं से लेकर 12वीं तक सब कुछ क्वालिटी कंटेंट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक क्लिक करना है, पढ़ाई करनी है और हीरो बनना है, दैट्स ऑल। स्टूडेंट्स आज की क्लास में यदि कोई भी डाउट होगा तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सी कहानी है, आपको जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जाकर अपना जो भी डाउट है उसको पूछ लेना है। हम मिल रहे हैं अगली क्लास में, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।